हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स में आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय व मौद्रिक नीति। चलिए सर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है मॉनेटरी पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय डैश डैश इन इंडिया। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द पार्लियामेंट, प्लानिंग कमीशन और नीति, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी लागू की जाती है आरबीआई के द्वारा। जी हाँ, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, वो मौद्रिक नीति लागू करता है। एक बेसिक बात समझ लीजिए, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, एक है फिस्कल पॉलिसी, जो टॉपिक आप मुझसे पढ़ रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज द वे सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। मुद्रा की पूर्ति कितनी होगी, ब्याज की दरें कैसी होंगी, उनको कंट्रोल करके, ठीक है। तो मौद्रिक नीति किस बारे में है? मुद्रा की पूर्ति के बारे में है, ब्याज की दरों के बारे में है, और इसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है आरबीआई। और फिस्कल पॉलिसी, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। फिस्कल पॉलिसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। इसी तरह अगर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना है तो सार्वजनिक आय कितनी होगी, यानी पब्लिक रेवेन्यू कितना होगा, सार्वजनिक व्यय कितना होगा, टैक्सेशन किस तरह का होगा, हीनार्थ प्रबंधन यानी घाटे का बजट कैसे बनेगा, ये सब राजकोषीय नीति से तय होता है। इस चैप्टर में बेसिकली, आज के लेक्चर में बेसिकली मैं मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चन को कवर करूंगा। अगले वाले में अपन फिर राजकोषीय नीति को कवर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार एक बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन सबको रोजगार मिले, ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं हो कि हमारे देश में जिम्बाब्वे जैसे हालात हो जाए कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो भी एक ब्रेड का टुकड़ा तक न मिल रहा है। तो प्राइस स्टेबिलिटी रहे, ये बिल्कुल उद्देश्य है, और आरबीआई काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। थोड़ी बहुत महंगाई है, वो हमेशा रहती है, बट फिर भी चीज़ें अंडर कंट्रोल है। भुगतान संतुलन, बिल्कुल एक कंट्री और उसका जो विदेशी कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू दिखाया जाता है, उसको भी मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाना, ये भी कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। संतुलित बजट, बजट जो होता है ना सर, बजट जो होता है वो राजकोषीय नीति का मैटर होता है, ठीक है। तो ये नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही था कि कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। तो एक संतुलित बजट हो कि जितनी आय है उतने व्यय हो, ये संतुलित बजट अगर है भी तो ये कम से कम राजकोषीय नीति का उद्देश्य है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों हैं, ठीक है सर। तो इसका आंसर डी रहा। एक बार आप पढ़ लीजिए। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति के कौन से उद्देश्य होते हैं? पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्यों में स्थिरता रहे, इकोनॉमी ग्रो करे, ठीक है। वैसे हमारी इकोनॉमी है ऑलमोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल मकसद रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम पे रहे, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित है। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी थोड़ा भारी कॉन्सेप्ट है। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कोशिश करते हैं कि आय की समानता रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बहुत सारा वेल्थ और बहुत सारी आय किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पास ही होती है। आय और धन की असमानता बहुत बड़ी समस्या है, बट मौद्रिक नीति कोशिश करती है कि इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लैंड्स टू कमर्शियल बैंक इन द शॉर्ट टर्म टू मेंटेन लिक्विडिटी इज नोन एज। अगर आरबीआई दे रहा है लोन कमर्शियल बैंक को, अपने यहाँ जितने भी बैंक हैं, ये वाले आईसीआई बैंक, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये जितने भी आपने बैंक सुने हैं आरबीआई के अलावा, जनरली वो कमर्शियल बैंक होते हैं। तो आरबीआई जब इनको टेम्परेरी, इसमें इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन देता है तो जिस रेट पे देता है वो होती है रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट, रीपर्चेज ऑप्शन रेट बोलते हैं, इसका पूरा नाम है रीपर्चेज ऑप्शन रेट, बट इसको प्यार से या शॉर्ट में रेपो रेट कहते हैं। बाकी भी सुनने में अच्छे ऑप्शन है, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। बट जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, शॉर्ट टर्म के लिए देता है, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेपो रेट कैसे वर्क करती है मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। चलिए देखिए, ये पूरा मैंने बना रखा है, किसी से मैंने कॉपी किया है। अब रेपो रेट में मैं आपको सिंपल बताता हूँ होता क्या है। देखो,
मान लो कोई कमर्शियल बैंक है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक को पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई के पास जाएगा, बोलेगा मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, मैक्सिमम 15 दिन के लिए मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। तो आरबीआई उसे पैसे देगा, लेकिन बदले में जो बैंक है जिसका हमने एचडीएफसी बोला, एचडीएफसी बैंक उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवी रखाएगा। या तो आप गिरवी रखाना बोलो या कहेंगे बेचेगा, थोड़ी देर के लिए मैं बेचूंगा बोलता हूँ कि एचडीएफसी बैंक आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवी रखा के आएगा, उनको दे के आएगा, ठीक है। और क्या वादा करके आएगा कि मैं 1 दिन बाद, 5 दिन बाद वापस लौटूंगा और आपका पैसा मैं लौटा दूंगा और मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मैं वापस ले जाऊंगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मैं वापस से परचेज़ कर दूंगा, अभी मैं दे के जा रहा हूँ, मैं वापस बाद में परचेज़ कर लूँगा। तो रीपर्चेज ऑप्शन के साथ ये जो होता है, इसी से जो वर्ड बनता है वो होता है रेपो रेट। अब एक बार लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूँ। रेपो रेट में क्या होता है? इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू आरबीआई। छोटा बैंक या कमर्शियल बैंक किसको इंटरेस्ट पे करेगा? आरबीआई को पे करेगा। और लोन कैसे मिलेगा? बदले में बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल्स प्रतिभूति के तौर पे गिरवी रखाने पड़ेंगे, किसके पास? आरबीआई के पास। रीपर्चेज ऑप्शन अग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड आरबीआई। बैंक प्रोमिसेस टू, यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, बैंक प्रोमिसेस टू रीपर्चेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आफ्टर रेपो पीरियड, कि आप मुझे अभी पैसे दे दो, मेरी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लो, मैं 2 दिन के बाद आके आपके पैसे लौटा दूंगा, मेरी सिक्योरिटी वापस ले जाऊंगा, ब्याज शुदा आपके पैसे दे दूंगा। रेपो पीरियड जनरली 1 रात के लिए होता है, यानी 1 दिन 1 रात के लिए होता है, 7 दिन तक भी हो सकता है। मैंने 15 दिन तक भी पढ़ा हुआ है कि 15 दिन तक का भी हो सकता है। जैसे अभी इसमें स्लाइड में आप देख सकते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक 10 करोड़ रुपए ले रहा है आरबीआई से, और यहाँ क्या कर रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवी रखा रहा है, या थोड़ी देर के लिए कह लो सेल कर रहा है। और दूसरे दिन क्या होगा? दूसरे दिन वापस से उल्टा पुल्टा हो जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस आरबीआई से कमर्शियल बैंक के पास आ जाएगी, और आरबीआई और कमर्शियल बैंक क्या करेगा? जो पैसा उसने उधार लिया था वो ब्याजशुदा चुका देगा, ठीक है। मैंने समझाने की कोशिश करी। और एक बात सुन लीजिए, अभी जो करंट रेपो रेट चल रही है वो है 6.5%, यानी आज के दिन में आरबीआई, याद रखिएगा, आरबीआई कभी भी सामान्य जनता यानी नॉर्मल पब्लिक आपको मुझे लोन नहीं देता, वो बैंक से बैंक के बीच में डील करता है, वो बैंकों का राजा है, सिरमौर है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को देगा, उसकी जो रेट अभी चल रही है वो है 6.5%। दिसंबर 23 में भी रेट यही थी, और अब ये 15 जनवरी 2024 को जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उससे 1 दिन पहले तक भी यही रेट चल रही थी, 6.5% की रेट चल रही थी। एक बार आप इसे वापस सुन लीजिएगा, जो मैंने अभी 2 मिनट में बोला, तो आपको वापस से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है यूट्यूब वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको पीडीएफ मिलेंगे। ये पीडीएफ कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल होंगे, आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा, ठीक है। अब ये सब आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड increase CRR and decrease bank rate, decrease CRR and reduce bank rate, increase CRR and increase bank rate, reduce CRR and increase bank rate। ओके, कन्फ्यूजन सा हो गया। देखो, कॉन्सेप्चुअली हमें समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा भी, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझने के मूड में नहीं है और आपको MCQ आप अपना सही भी करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा पहले तो 5 शब्द याद कर लो। वो शब्द क्या क्या है? एक तो है आपका CRR, है ना, इसका मतलब है कैश रिजर्व रेशो। क्या होता है बता दूंगा। एक होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। 2 तो आप ये रेशो याद रख लो, ठीक है। एक होता है रेपो रेट, एक होता है आपका रिवर्स रेपो रेट, और एक होता है आपका बैंक रेट, ठीक है। ये 5 नाम आपने याद कर लिए। अब यूँ समझो कि अगर ये रेशो और ये रेट्स अगर ऊपर जाते हैं, अगर ये रेशो और रेट्स अगर ऊपर जाते हैं
तो फिर अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आएगी। वो कैसे होगा, इसका इम्पैक्ट मैं समझा दूंगा, लंबा रास्ता है, लेकिन आप ये पांचों नाम याद रख लो। किसी एक के साथ लगा के बोले या इन पांचों के साथ बोले, मैं फिर दोहराता हूँ, ये पांचों में से कोई सी भी अगर रेट ऊपर गई, अगर ये रेट ऊपर गई तो अर्थव्यवस्था में जो तरलता होती है, लोगों के हाथ में जो कैश है, चिकनाई होती है, उसमें कमी आएगी। तो अगर मुद्रा का प्रसार, साख का प्रसार कंट्रोल करना है, अगर कंट्रोल करना है तो इन रेटों को बढ़ाया जाएगा। तो अभी मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट बिना समझाए आंसर अगर दूं तो ये कहता है अगर आपको क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई गवर्न करता है, तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इन रेटों को ऊपर करेगा। किसको, इन पांचों में से जो भी नाम आ जाए। तो जैसे सीआरआर आए, सीआरआर को इंक्रीज करेगा और बैंक रेट को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड है एक का डिक्रीज है, एक का दूसरा का भी डिक्रीज है, ये भी गलत है। सी सही है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को भी इंक्रीज करेगा और बैंक रेट को भी इंक्रीज करेगा। अब ये कैसे होता है मैं उस बारे में आपको बताने लग रहा हूँ कि ये चीज़ होती कैसे है। ठीक है, पहले आप मैं अगली स्लाइड में समझिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर देखो आरबीआई इंक्रीज करेगा सीआरआर को तो वो क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि जनता ने 100 रुपये जमा कराए, किसके पास, बैंक के पास जमा कराए। ठीक है, अभी मान लो सीआरआर चल रहा है 5 रुपये, 5% चल रहा है, मान लो कैश रिजर्व रेशो 5% चल रहा है। तो इसका मतलब है कि 100 में से 5 रुपया बैंक आरबीआई के पास जमा कराएगा और बाकी का 95 रुपये उधार दे सकता है। हालांकि एसएलआर की वजह से 95 उधार नहीं दे सकता, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आप सीआरआर को समझिए। 100 में से 5 रुपये बैंक ने आरबीआई के पास रखा दिए और बाकी 95 रुपया बैंक उधार दे सकता है। लेकिन अगर ये सीआरआर को बढ़ा के 5% की जगह 10% कर दिया जाए तो क्या होगा, बैंक को 10 रुपये आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे और उनके पास केवल 90 रुपया होगा उधार बांटने के लिए, यानी बैंक के पास कम पैसा होगा। अब यहाँ से आप पढ़ते जाइए। पहले स्टेप पे अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ाता है, 5 रुपये की जगह 10 रुपया कर देता है, 10% कर देता है, तो बैंक हैव द लेस मनी फॉर लैंडिंग बिजनेस। पहले उनके पास 95 रुपये बच रहे थे, लेकिन अब उनके पास 90 रुपये ही बचेंगे धंधा करने के लिए। बैंक धंधा कैसे करता है, सस्ती रेटों पे लोगों से पैसा जमा करता है, 3-4-5% पे लोगों से पैसा लेता है और फिर ऊंची रेटों पे 8, 9, 10, 12, 15% तक, 20% तक भी, 24% तक भी लोगों को हाई रेट पे देता है। लेकिन पहले बैंक के पास 95 रुपये बच रहा था, अब बैंक के पास धंधा करने के लिए कितना बच रहा है, 90 रुपये ही बच रहा है। तो बैंक हैव द लेस मनी फॉर लैंडिंग बिजनेस, जो उनका उधार देने का धंधा है उसमें 90। इससे क्या होगा, बैंक नीड टू, अब यहाँ तीसरे पॉइंट में आ गया आप, इससे क्या होगा, बैंक नीड्स टू इंक्रीज द लैंडिंग रेट्स टू मेंटेन द प्रॉफिट मार्जिन। अब उनको कमाना तो इतना ही है, पहले वो 95 रुपये उधार देते थे, अब उनको वही कमाई 90 रुपये उधार दे के करनी है। तो इसके लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करने पड़ेंगे रेट। यहाँ से फिर यहाँ से ये वाला आ जाओ, यहाँ से क्या होगा, बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, 7% की जगह ब्याज 8 कर देगा, 8 की जगह 10 कर देगा, ऐसा बैंक करेगा। इससे क्या होगा, अगर आप बैंक महंगा लोन देगा तो जो कस्टमर होता है वो कम लोन लेगा। पहले 100 लोग बैंक में लोन लेने लिए आ रहे थे, तो अब 70-80 लोग या बहुत ज़रूरतमंद लोग ही आएंगे, आलतू फालतू लोन लेने वाले लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि बैंक का लोन महंगा हो गया है। क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, आपने देखा ना, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, बैंक रेट महंगी हो गई है, इंटरेस्ट की रेट महंगी हो गई है। तो अब इससे क्या होगा, अब लोग उधार लेने वाले कम हो गए। पहले 100 लोग उधार लेके जा रहे थे, 100 लोग पैसा स्पेंड कर रहे थे, 100 लोग हाउसिंग लोन ले रहे थे, अब 80 लोग ही ले रहे हैं। तो सिस्टम के अंदर पैसा कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, या अब 80 या कम लोगों के हाथ में ही पैसा है। तो इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। तो क्या हुई, बात शुरू कहाँ से हुई, बैंक ने जैसे ही कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाया तो बैंक के पास, आरबीआई ने जैसे ही कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाया तो बैंकों को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना रहा, बैंकों के पास खुद के पास पैसा कम हो गया, उनको अपनी रेटें बढ़ानी पड़ गई, इससे लोन लेने वाले कम हो गए, लोन लेने वाले कम हो गए, तो बाज़ार में अमाउंट, जो मनी सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गया, कम हो गया। और मनी सप्लाई कम होते ही, जैसे ही मनी कम होगी तो वैसे ही गुड्स के और सर्विसेज के प्राइजेस जो है वो डाउन हो जाएंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो आप चाहे ये सीआरआर पे लगा के देख लो, सबके पास लॉजिक है, अलग अलग है, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, इन सब में होना ये है कि अगर इन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी ना तो तरलता की मात्रा में कमी आएगी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये रूल है। जैसे होता है ना, किसी का बीपी कम ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर उस तरह दवाई देता है, उसी तरह अगर
सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी कंट्रोल आ जाते हैं ना, इन्फ्लेशनरी स्थितियाँ आ जाती हैं ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन पाँचों चीज़ों में से कोई सी भी एक या दो चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ऐसे सिंगल डोज या डबल डोज जैसा पेशेंट की हालत होगी उस तरह से आरबीआई डोज देता है। ओके, ये हो गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, वेल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। व्हेन द आरबीआई अनाउंसेज एन इंक्रीज इन द सीआरआर व्हाट डज इट मीन। ये क्वेश्चन तो अभी अपन ने किया, अब इस क्वेश्चन को आप ही लगाइए, मैं अगले उस पर जा रहा हूँ। कहता है कि जब आरबीआई सीआरआर में बढ़ोतरी कर देता है तो क्या होगा। फर्स्ट है द कमर्शियल बैंक्स विल हैव द लेस मनी टू लैंड, बिल्कुल सही है। तो कई बच्चे फटाफट से ए कर देते हैं, आप बाकी भी पढ़ लीजिए, क्या पता वो ए बी सी भी सही हो तो फिर डी आंसर हो जाएगा। सेकंड है कि इससे ना आरबीआई ऑफ इंडिया विल हैव लेस मनी टू लैंड, नहीं नहीं नहीं, भी गलत है। द यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लैंड, बिल्कुल गलत है। द कमर्शियल बैंक विल हैव मोर मनी टू लैंड, बिल्कुल गलत है। तो ए सही है इसमें कि अगर सीआरआर में इंक्रीज किया जाएगा, ऑल्दो आप समझ गए हैं पहले सीआरआर का मतलब क्या है, जितना पैसा बैंक, जिसको कमर्शियल बैंक बोलते हैं, उसे आरबीआई के पास नकद के तौर पे रखना होता है। पहले अगर ये 5% था तो 5 रुपये वहाँ रख के 95 रुपया इनके पास होता था जनता को उधार देने के लिए, अपने लैंडिंग बिजनेस के लिए। पर अगर ये सीआरआर बढ़ाकर 5 की जगह 10 कर दिया जाए तो फिर कमर्शियल बैंक के पास मात्र 90 रुपया ही होगा धंधा करने के लिए। तो दे हैव अ लेस मनी टू स्पेंड, लेस मनी फॉर देयर लैंडिंग बिजनेस। सो आपको समझ में आ गया है, इसका आंसर ए रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट है, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए, अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें The lowering of bank rate by the RBI of
बाय द आरबीआई लीड्स टू, अगर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम कर देंगे तो क्या होगा। अगेन आपके दो तरीके हैं, या तो आप कॉन्सेप्ट से जाओ या फिर आप रट्टा मारो। रट्टे में मैंने क्या बताया, अगर ये सब चीज़ें जो मैंने 5 चीज़ें बताई ना, अगर ये पांचों चीज़ें ऊपर जाती हैं तो तरलता में क्या आएगी, तरलता में कमी आएगी। और अगर वो पांचों चीज़ें जो मैंने बताई उसमें अगर कमी आती है, उनकी रेट्स को कम किया जाता है, तो बाज़ार में जो तरलता है वो बढ़ेगी। जैसे अभी ताज़ा मामले में क्या किया है, बैंक दर को कम किया है, यानी ये वाला मामला है। तो अगर आरबीआई बैंक रेट को कम करेगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन दे रहा है। सस्ते में लोन देगा, सस्ता लोन वो बैंक फिर आगे पास ऑन करेंगे तो तरलता में वृद्धि होगी। तो कॉन्सेप्ट बताने की मैंने कोशिश की, मैं अभी और आगे बता दूंगा आपको। ए ऑप्शन है बाजार में तरलता अधिक आएगी, बी ऑप्शन है बाजार में तरलता कम आएगी, सी ऑप्शन कहता है बाजार की तरलता में कोई बदलाव नहीं होगा, और चौथा है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिक जमा जुटाना। नहीं सर, अगर सिंपल समझिए कि अगर बैंक रेट को कम किया जाता है तो बाजार की तरलता में वृद्धि होगी। अगर जब भी मंदी होती है, जब भी व्यापार में या इकोनॉमी में मंदी आ जाती है, तो आरबीआई ऐसा करता है कि बैंक रेट को कम कर देता है। एक होता है रेपो रेट होता है टेम्पररी लोन के लिए, और जो बैंक रेट होता है वो थोड़ा सा दीर्घ अवधि लोन के लिए होता है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लोन के लिए होता है। अब ये होगा कैसे, आप ये डेफिनेट जानना चाहेंगे, तो अब आप इसको स्क्रीन पे समझिए। दोनों लिखे हुए हैं, इंक्रीज भी लिखा हुआ है, डिक्रीज भी लिखा हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ हम प्रोवाइड कराया करते हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये हमारा क्यूआर कोड है। बहुत सारा कंटेंट फ्री में हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप नाम से कंफ्यूज नहीं हो, कॉमर्स पॉइंट नाम से दूसरे भी ऐप हैं, तो हमने सिंपली क्यूआर कोड दे रखा है, आप इस क्यूआर कोड को अप्लाई कर सकते हैं। बैंक रेट, पहले एक आप बात समझ लीजिए कि आम बोलचाल में बैंक रेट शायद हम और बैंक के बीच वाले के रिलेशन को समझते हो, लेकिन इकोनॉमी की भाषा में बैंक रेट का मतलब होता है आरबीआई और बैंक, ठीक है। जितने भी जो बैंक है, छुटकू तो नहीं, अब आईसीआई, एचडीएफसी, ये भी बड़े बड़े बैंक है, लेकिन आरबीआई से तो बड़े नहीं है। तो ये जितने भी बैंक है, कमर्शियल बैंक हैं, तो आरबीआई जिन दरों पे इनको लॉन्ग टर्म लोन देता है वो बैंक रेट कहलाता है। तो जब डिक्रीज होगी तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर इनको सस्ता लोन मिलेगा, कमर्शियल बैंक को सस्ता लोन मिलेगा, तो ये बहुत सारा लोन ले लेंगे, तो जनता में बहुत सारा लोन बांटेंगे भी, और बहुत सारा लोन बांटेंगे तो तरलता में वृद्धि होगी, चिकनाई, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ये कहते हैं कि स्टेप बाय समझिए कि जब बैंक रेट में डिक्रीज इन बैंक रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन इट्स एडवांस टू कमर्शियल बैंक, जब बैंक ऐसा करेगा कि आरबीआई इनको एडवांस देगा, उधार देगा कमर्शियल बैंक को सस्ती रेटों पे, कमर्शियल बैंक डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर लोन, ठीक है। अब बैंकों को सस्ता मिलेगा तो वो आगे भी सस्ता देंगे। पहले मान लीजिए कि आरबीआई लोन देता था, मान लीजिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो कुछ लोग लेते होंगे, कुछ बैंक लेते होंगे, कुछ बैंक नहीं लेते होंगे, लेकिन अब 8% की जगह उन्होंने 6% कर दी रेट, तो बहुत सारे बैंक, ज़्यादा बैंक पैसा लेंगे, या वही बैंक अब पहले से ज़्यादा पैसा उठाएगा। अब ज़्यादा से पैसा उठाएगा तो बैंक उठा के अपनी जेब में तो रखेगा नहीं, वो जनता में बांट देगा, जनता को सस्ते लोन देगा, कि होम लोन सस्ते लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, तरह तरह के लोन सस्ते में देगा। तो फिर क्या होगा, नहीं कमर्शियल बैंक भी अपनी रेटें घटा देंगे। इससे क्या होगा, डिमांड फॉर द क्रेडिट एंड लोन इंक्रीजेस, लोग उधार लेने आएंगे। अब लोगों को भी सस्ता मिलेगा तो क्यों नहीं आएंगे, और फ्लो ऑफ द मनी इंक्रीज इन द इकोनॉमी, इससे फिर संस्था में, इकोनॉमी में पैसे की बढ़ोतरी होगी। और ये कब यूज़ की जाती है, जब डिप्रेशन चल रहा हो, जब मंदी चल रही हो, है ना। इसका फिर उल्टा है, ठीक है। बैंक रेट इंक्रीज, जब इन्फ्लेशन होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, मंदी हो तो रेट्स को कम कर दिया जाता है। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, इनका मैं एक बार मतलब भी बताता हूँ, लेटेस्ट रेट भी है, याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। कैश रिजर्व रेशो का मतलब है बैंकों को अपनी जो जमाएं हैं उसका इतना % आरबीआई के पास नकद रूप में रखना पड़ता है। ये रेट चल रही है 4.5%। 15 जनवरी को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 14 जनवरी की यानी एक दिन पहले की जो रेट है, लेटेस्ट रेट, वो है 4.5%। इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपया बैंक ने जनता से उठा रखा है टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी के तौर पे, देखो लोग पैसा जमा कराते हैं करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में, तो वो पैसा वो कभी भी निकाल सकते हैं, तो उसको डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। कुछ लोग अपना पैसा एफडी में जमा कराते हैं तो उसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। अभी के लिए समझो कि अगर बैंक ने 100 रुपया जनता से ले रखा है तो उसमें से 4.5 रुपया
₹4.5 उनको आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में डिपॉजिट करवाना होता है। बाकी इनके पास ₹95.5 होता है। इस 95.5 में से भी कुछ रुपया एसएलआर के तौर पे इनको मेंटेन करना पड़ता है और बाकी का पैसा वो उधार देने में यूज़ कर सकते हैं। रेपो रेट होता है। रेपो रेट पे आज अपनी पहले बात रेपो रेट पे हुई। इसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखवाते हुए, मतलब कमर्शियल बैंक गिरवी रखवाएगा आरबीआई के पास और आरबीआई बदले में उनको लोन देगा और 6.5% रेट चार्ज करेगा। तो आज के दिन में अगर कोई बैंक आरबीआई के पास जाता है लोन लेने, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवी रखवा के 6.5% पर एनम की रेट पे वो रेट लोन लेके आ सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 6.5 पे तो वो बैंक लेके आ रहा है, तो 6.5 से ज़्यादा पे ही फिर वो जनता को देगा। और एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मतलब रेपो वाली रेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? कि मान लो जो बैंक हैं उनके पास थोड़ा कैश का क्रंच है, उनको कैश की दिक्कत है, तो वो आरबीआई के पास भागे गए कि उनको टेम्प्रेरी लोन मिल जाए। 6.5% में मिल भी जाएगा, पर मान लो उससे भी उनका काम नहीं चल रहा, उनको थोड़ा पैसा और चाहिए, तो फिर आरबीआई उनको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देता है। उसके लिए वो 1% तक एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है। यानी 6.5% रेट अगर रेपो की है तो इसकी रेट फिर 7.5% तक जा सकती है। अभी हाल फिलहाल में 0.25% एक्स्ट्रा रेट है, तो 6.5 और 0.25 की एक्स्ट्रा रेट है, तो 6.75 0.7% 6.75% मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दे रहा है। तो ये रेपो रेट की जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा पीनल इंटरेस्ट होता है, थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट भी होता है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये समझो कि अगर कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा फालतू पैसा पड़ा है और मान लीजिए जनता भी नहीं ले रही है और उनके पास आइडल सोर्सेज पड़े हैं, तो वो आरबीआई के पास गिरवी रखवा सकते हैं। लेकिन इसकी रेट बहुत कम चल रही है, 3.35, बहुत ही कम रेट चल रही है 3.35। तो क्या ही कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा कराएगा, वो जनता में ही दे दिया करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं आरबीआई के पास। इनसे वो बाज़ार में तरलता बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ये पूरा आरबीआई के हाथ में होता है। इन टूल्स के ज़रिए इन टूल्स का जो सेट होता है उसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और इंडिया बैंक रेट 6.75 चल रही है, रेपो रेट 4.5 चल रही है और ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा है। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लोन होता है, तो ये 0.7% रेट चल रही है। ठीक है। The ratio of the amount deposited by the commercial bank with the RBI of India and the total deposit of commercial bank is called भारतीय रिजर्व बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा कराई गई राशि और वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि के अनुपात को कहा जाता है। सिंपल सा है, कैश रिजर्व रेशियो, CRR इसका आंसर है। बहुत देर से आप CRR सुन रहे हैं, नकद संचय अनुपात या नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है। पर मैं एक बार आपको सिंपली इसको समझा दूँ। देखिए इसकी स्लाइड अगर हो तो हाँ, ये समझ में आपको बिल्कुल सही आ जाएगा। देखो कस्टमर जो होते हैं ना, ये भारतीय लोग हैं ना, कस्टमर हैं, ये क्या कराते हैं, अपना पैसा बैंक के पास जमा कराते हैं। या तो सेविंग अकाउंट में जमा कराएंगे या करंट अकाउंट में जमा कराएंगे या एफडी के अंदर जमा करेंगे। और भी प्रोडक्ट होते हैं और भी खाते होते हैं, पर पैसे इनके पास जमा करा देते हैं। बहुत सारे लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए जमा कराया, अपन 100 लाख रुपए कह देते हैं, 100 लाख रुपए इन्होंने जमा करा दिया। अब मान लेते हैं कि CRR चल रहा है 4%। ठीक है, अभी वैसे CRR कितना था, पीछे स्लाइड में देखें अपन, CRR कितना था, CRR चल रहा था 4.5%। ठीक है, उस स्लाइड की 4.5 रुपये तो आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा। पर अपन ने इस एग्जांपल में मानो 4% बैंकों को किसके पास जमा कराना है, आरबीआई के पास कराना पड़ेगा। यानी 100 लाख में से 4 लाख रुपए इनके पास जमा कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अब वो 96 लाख रुपए यूज़ कर सकते हैं लोन देने में। हालांकि मैं फिर बता दूं कि बैंक को अपना कुछ पैसा स्टैट्यूटरी फॉर्म में तरल रूप में खुद के पास रखना होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, संवेदिक तरलता अनुपात होता है। उनको कुछ पैसा लगभग 18% के आसपास अमाउंट खुद के पास रखना होता है, बाकी पैसा वो उधार दे सकते हैं। तो सिंपली समझ में आ गया कि अपनी जमाओं का जो भाग वो आरबीआई के पास जमा कराते हैं उससे बनता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे
PDF में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। सो ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं, और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए, आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एन इंक्रीज इन CRR बाय द RBI। आज ये काफ़ी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही आ रहे हैं। तो ये कहता है कि अगर CRR को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, अब तो आप ये कर लोगे कि अगर CRR को इंक्रीज़ कर दिया तो फिर बैंकों के पास पैसा देने के लिए कम हो जाएगा। तो ऑप्शन है डिक्रीज इन डेट ऑफ द गवर्नमेंट। CRR का गवर्नमेंट की डेट से कोई लेना देना नहीं है। रिडक्शन इन लिक्विडिटी ऑफ द इकोनॉमी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ इंक्रीज है ना, मैंने बताया ना उन 5 आइटमों में, इधर अगर ऊपर का साइन होता है तो लिक्विडिटी के अंदर डाउनफॉल साइन होता है, तो बिल्कुल सही है। और बार बार आप चाहें तो वो कॉन्सेप्ट पीछे जाके दोहरा सकते हैं। बाकी और क्या था कि CRR के इंक्रीज से देश में ज़्यादा FDI आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मोर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू डिज़ायर सेक्टर, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। CRR में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था पे तरलता में कमी आएगी, भी इसका आंसर रहने वाला है। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने भी यही किया है स्लाइड में। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, CRR कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, आगे 2 नाम और ऐड कर लीजिए, रिवर्स रेपो रेट, एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एक आप बैंक रेट। अब ये 6 टूल हो गए। ये 6 टूल में अगर इंक्रीज़ किया जाता है तो होगा क्या आगे जाके कि डिपॉजिट रेट एंड लैंडिंग एंड लोन रेट में ऑल्सो इंक्रीज़, ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, CRR 5% होगा तो बैंक 95 रुपया उधार दे पाएगा। अगर CRR बढ़ के 10% हो गया तो बैंक फिर 90 रुपया ही उधार दे पाएगा।
अब बैंक चूंकि 90 रुपये से ही धंधा करेगा, कमाना उतना ही है, तो वो रेट्स को इंक्रीज़ कर देगा। जैसे ही वो लोन रेट्स को इंक्रीज़ करेगा तो कंज्यूमर जो होता है वो लोन लेने वाले बैंक के पास कम आएंगे, तो फिर क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगी, ग्रोथ कम होगी, लिक्विडिटी कम होगी, स्पेंडिंग पावर, परचेजिंग पावर की जगह स्पेंडिंग पावर है, लोगों की स्पेंडिंग पावर में जो स्पेंड करने की शक्ति है उसमें कमी आएगी। होप आप समझ गए, अब मैं आपको पकाऊंगा नहीं। उसके बाद है क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक गेट्स लिमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वाणिज्यिक बैंकों की साख निर्माण शक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीमित हो जाती है। बैंकों के पास एक ज़बरदस्त पावर, एक मैजिकल पावर होती है, वो है साख निर्माण शक्ति। वो पैसे को फलाते फुलाते हैं। वो कैसे होते हैं आप जानते हैं ना, जनता पैसा उनके पास जमा कराती है, वो फिर जनता का पैसा आगे उधार दे देते हैं और ऐसे चलता रहता है, मतलब वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। तो ये बैंकिंग हैबिट से डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। अगर लोगों में बैंकिंग हैबिट्स हैं, उनमें बचाने की प्रवृत्ति है। एक तो होती है देखो स्पेंडिंग हैबिट्स। मान लो एक आदमी अगर 100 में से 95 रुपये खर्च कर दे और 5 रुपये ही बचाए, 5 रुपये ही बचाए, 5 रुपये ही बैंक में जमा कराए, एक ही स्थिति हो। एक ये हो कि 100 रुपये में से लोग 80 रुपये खर्च करें और 20 रुपये बचाएं, और 20 रुपये बचाएं और फिर बैंक में जमा कराएं, घर में ना रखें, बैंक में जाके जमा कराएं। तो बैंक के पास जितना पैसा पहुंचाता है ना, वो उसको मल्टीप्लाई कर देता है। उसके बाद एक ज़बरदस्त क्रेडिट क्रिएशन पावर होती है। लेकिन ये डिपेंड करती है कि लोगों में बैंकिंग हैबिट्स कितनी हैं। जो लोगों में पुरानी आदत है घर में संभाल के चावल के डब्बों में, ज़मीन में गाड़ गाड़ के पैसे रखने की, तो वहाँ से फिर थोड़ा क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है। और कैश रिजर्व रेशो से भी डेफिनेट सी बात है, कहाँ बैंक कभी 95 रुपये उधार दे पाता है, कभी 90 रुपये उधार दे पाता है। तो CRR से भी बैंक की क्रेडिट क्रिएशन पावर डिस्टर्ब होती है, लिमिटेड होती है। इसी तरह सेंट्रल बैंक की जो नीतियाँ हैं, देश का केंद्रीय बैंक है, वो जैसा चाहता है वैसा कर सकता है। तो इन सब से, इन सारे फैक्टर से बैंकों की साख निर्माण शक्ति प्रभावित होती है। तो D इसका आंसर रहने वाला है। इसके बाद इन इंडिया मनी एंड क्रेडिट इज़ कंट्रोल्ड बाय द, पहले क्वेश्चन जहाँ से शुरू किया था ये वहीं पे आके ख़त्म हो रहा है कि भारत में मुद्रा और साख पर कौन नियंत्रण करता है। क्या देश सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब अगेन इसमें देखना है, इस क्वेश्चन में भी जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, हाँ सर भारत का केंद्रीय बैंक, लेकिन इंग्लिश में भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। मतलब ऑप्शन पढ़ो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग से दे रखा है क्योंकि हमारे बैंकों में एक बैंक का नाम भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि मैं किस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन की तरफ बात कर रहा हूँ। कभी भी एकदम से तपाक से आंसर मत लगाओ। मॉनेटरी पॉलिसी का नियंत्रण कौन करता है, RBI। दूसरे शब्दों में घुमा के बोलो कि मुद्रा और साख को कौन नियंत्रित करता है, RBI होता है भारत का केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली C रहने वाला है। बाकी जो बैंक है ICICI, HDFC, स्टेट बैंक, SBI, इवन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी वन ऑफ द कमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो मुद्रा और साख का नियंत्रण का जो कार्य है वो RBI के पास है। इसका आंसर सिंपली C होने वाला है। होप ज़्यादा समझाने के चक्कर में मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया होगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे किन चैप्टर्स पे आप वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आता है तो। ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।